हाय बच्चा पार्टी, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप लोगों को बिजनेस स्टडीज पढ़ाता हूं। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 11th के बच्चों के लिए एक वन शॉट लेके आ रहे हैं। और बेटा वन शॉट जिस चैप्टर का है उस चैप्टर का नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, चैप्टर 6। बच्चों इससे पहले भी मैं आपके लिए वन शॉट लेके आया हूं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। तो वो वन शॉट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट तैयार है चैनल पे, जाके उनको विजिट जरूर कर लीजिएगा। मिड टर्म एग्जामिनेशन हो, एनुअल एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, ये वन शॉट आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और क्या मेरे पीछे आपको एनसीईआरटी नजर आ रही है? जी हां, तो बेटा ये है आपकी एनसीईआरटी, है ना, जो कि गूगल पे आपको इजीली मिल जाती है। और इसी एनसीईआरटी के थ्रू मैं आपको ये सारे के सारे वन शॉट्स पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 6 को। और चैप्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि यहां पे हमें पढ़ना क्या है। देखिए, बिजनेस यानी कि व्यापार की अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी ये चीज पढ़ाई है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटी का हिस्सा है। बच्चों समाज में ही बिजनेस कर रहे हैं, समाज के लोगों को, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, समाज के लोगों को ही नौकरी पे रख रहे हैं। बेच किसको रहे हैं सामान? सोसाइटी के लोगों को। तो सोसाइटी के प्रति अपने देश के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी बनती है एज अ बिजनेस पर्सन। और बिजनेस करते समय कुछ एथिक्स, कुछ उसूल, कुछ आदर्श, कुछ संस्कारों का हमें पालन करना चाहिए। तो बेटा उस बारे में आपका ये चैप्टर है। चलिए बाकी आगे एनसीईआरटी में देखते हैं यार क्या क्या चीजें हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कंसेप्ट को समझ पाएंगे, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या नीड है इसको समझ पाएंगे, आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स को समझ पाएंगे कि भाई बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके किसके प्रति है, तो वो आप समझ जाओगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि रिलेशनशिप जान पाओगे आप बिजनेस की और एनवायरनमेंट की। और इन्होंने ये भी बोला कि भाई आपको बिजनेस एथिक्स के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा अगर आप इस चैप्टर को पढ़ते हो। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो क्लास 11th है ना, मैंने आपको हमेशा एक चीज बोली कि जो ये क्लास 11th है ये एक बेस तैयार करता है क्लास 12th के लिए। तो बेटा एक बिजनेसमैन की क्या सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारियां हैं, इनके बारे में आप क्लास 12th में भी पढ़ने को आपको मिलेगा। तो यहां पे एक बेस तैयार हो जाएगा, अच्छी बात है। प्लस बिजनेस की क्या एथिक्स होनी चाहिए, क्या उसूल आदर्श एक बिजनेसमैन के होने चाहिए, वो भी चीजें यहां पे चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अपने चैप्टर को शुरू करेंगे और थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहां पे आपको इंट्रोडक्शन नजर आएगा। ठीक है, मेरे पीछे आपको यहां पे 6.1 इंट्रोडक्शन नजर आ रहा है, जहां पे आपको ये चीज समझनी है कि बच्चों देखिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि जो बिजनेस है पैसा कमाना उनका मेन मोटिव है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव हो सकता है, बट एक्सपेक्टेशंस जो सोसाइटी की एक बिजनेस से होती हैं उनको फुलफिल करना भी कहीं ना कहीं एक मोटिव होता है। हर इंसान जो सोसाइटी में रह रहा होता है उसकी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मेरी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही बिजनेसमैन की भी अपनी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमें सोशल वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स और अपने बिहेवियर के नॉर्म्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, सोशल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। और एक बिजनेस एंटरप्राइज तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो अपने प्रॉफिट मोटिव को भी ना छोड़े और वो समाज को भी ना छोड़े। तब जब दोनों चीजें बैलेंस चलती हैं तब जाके क्या होता है, बिजनेस आपका सक्सेसफुल होता है और आप बहुत ज्यादा पैसे कमा पाते हो और आप ग्रोथ कर पाते हो। ठीक है, चलिए ओके। तो बिजनेस एंटरप्राइज शुड डू बिजनेस, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक बिजनेस एंटरप्राइज को हमेशा बिजनेस करना चाहिए, पैसे कमाने चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना चाहिए, फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सोसाइटी। एवरी इंडिविजुअल लिविंग इन सोसाइटी हैज सर्टेन ऑब्लिगेशन टुवर्ड सोसाइटी। हर इंसान, मेरी आपकी, जो इस सोसाइटी में रह रहा है उसकी सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो सोशल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करे, अपने बिहेवियर के नॉर्म्स को डिसाइड करे। A business enterprise is permitted by society to carry on industrial or commercial activities and thereby earn profits। एक बिजनेस देश में जो खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी ही तो है जो उस बिजनेस को परमिट कर रही है कि हाँ भाई तुम मेरे देश के रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी मेरे शहर में, मेरे गांव में, मेरे देश में कर रहे हो और उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, लेकिन बिजनेस की भी ये ऑब्लिगेटरी पार्ट है कि वो नॉट टू डू एनीथिंग दैट इट
दैट इज अनडिजायरेबल फ्रॉम सोसाइटीज पॉइंट ऑफ व्यू। क्या लिखा हुआ है कि भाई सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी ऐसे काम को आप ना करें जो कि अनडिजायरेबल है। ऐसा कोई भी काम ना करें जो सोसाइटी को हार्म पहुंचाएगा, वो चीज यहां पे है। ठीक है, देखिए इन्होंने लिखा है कि किसी भी ऐसे सामान को ना बेचे, ना मैन्युफैक्चर करे, ना सेल करें जो एडल्ट्रेटेड है, यानी कि भाई मिलावटी सामान ना बेचो। साथ ही साथ बेकार एडवर्टीजमेंट, बैड टेस्ट के एडवर्टीजमेंट जो प्रचार करते हैं ना, वो मत करो। साथ ही साथ टैक्स अपने ना पे करो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि भैया एक बिजनेसमैन है तो टैक्स नहीं पे कर रहा है, टैक्स बचा रहा है। इन्वायरमेंट को पॉल्यूट ना करो, है ना, और वर्कर्स को अपने एक्सप्लॉइट ना करो। क्या क्या करने से मना किया गया? मिलावट करने से मना किया, खराब एडवर्टीजमेंट बनाने से मना किया, टैक्स ना पे करने से मना किया, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने से मना किया, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करने से मना किया। ऐसा कोई काम मत करो जो सोसाइटी के प्रति अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस होती है। ठीक है, चलिए, और हो सकता है कि ये सारे काम करके, देखिए जो लोग मिलावट करते हैं ना, हो सकता है कि वो प्रॉफिट कमा लें, बट दैट इज अनडिजायरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी के लिए वो सही चीज नहीं है कि आप ऐसा करेंगे। ठीक है ना। हाँ, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जो चीजें आप सोसाइटी के बेनिफिट में कर सकते हो, जैसे कि गुड क्वालिटी के सामान बेचिए, सप्लाइंग गुड क्वालिटी गुड्स, है ना, क्रिएटिंग हेल्दी वर्किंग कंडीशन, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस अपने वर्कर्स के लिए क्रिएट करिए, अच्छे अच्छे काम करिए, ऑनेस्टली अपने सारे टैक्सेस को पे करिए। ठीक है, पॉल्यूशन कम करने की डिवाइसेस को फैक्ट्री में इंस्टॉल करवाइए, सारे कस्टमर के कंप्लेंट को अटेंड करिए। ठीक है, और ऐसी चीजें करिए जो सोशली डिजायरेबल हो, सोशली अनडिजायरेबल चीजों को ना करिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आता है 6.2 एक्सरसाइज, कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं आपको एनसीईआरटी से, मैंने पहले भी ये चीज क्लियर की है, मैं आपको एनसीईआरटी से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि बेटा आपको लाइन बाय लाइन चीजें समझा सकूं और आपके मन में ये बिल्कुल भी थॉट ना है कि अब इस सेशन को देखने के बाद आपका कोई चीज छूट गया है। समझ रहे हो ना? तो भैया एनसीईआरटी से बढ़कर क्या है, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी और पूरी पढ़ ली और कहीं ना कहीं लाइन बाय लाइन पढ़ ली, कीवर्ड्स को मार्क कर लिया है, तो भैया क्लास 11th के एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से तैयार होते हो। बस क्या करने की जरूरत है, 2-3 बार रिवाइज करने की जरूरत है, बाकी पढ़ाई यहां से आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी बिजनेस की बेटा to its obligation to take those decisions and perform those actions which are desirable in terms of the objective and values of our society। यानी कि हर वो काम करना जो सोसाइटी के बेनिफिट में हो। जब ये ऑब्लिगेशन एक बिजनेस पर्सन लेता है तो उसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। ऐसे काम जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाए और ऐसे काम जो सोसाइटी की वैल्यू को रिस्पेक्ट करवाए। ठीक है, The assumption of social responsibilities by business enterprise implies that they respect the aspirations of society। जो assumption किया जा रहा है बिजनेस पर्सन से, बिजनेसमैन से या बिजनेस एंटरप्राइज से, व्यापार करने वाले हर उस इंसान से उम्मीद ये की जा रही है, क्या की जा रही है, कि वो सोसाइटी के एस्पिरेशंस की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ दीज एस्पिरेशंस, है ना। हाँ, प्रॉफिट भी साथ में कमाइए, हमने प्रॉफिट कमाने के लिए आपको मना नहीं किया, कमाइए, बहुत पैसा कमाइए, पैसा कमाने के लिए ही आपने बिजनेस को चालू किया है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के एस्पिरेशंस में भी कंट्रीब्यूट करिए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। और एक कॉमन नोशन बनाने की कोशिश की जा रही है कि बिजनेस एग्जिस्ट ओनली फॉर मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स एंड इट्स इररिलेवेंट टू टॉक ऑफ पब्लिक गुड। क्या कहा जा रहा है, ऐसा नोशन बनाइए कि बिजनेस ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, बल्कि पब्लिक के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करने की भी जिम्मेदारी इनकी होती है। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन बनिए, सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनिए, और ये सोचिए कि आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि बाकी की जिंदगियों पे बुरा असर पड़े, एडवर्स इफेक्ट ऑन द अदर पीपल्स लाइफ। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। नीड फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या जरूरत आन पड़ी, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या जरूरत है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, हम सीधे उन पॉइंट्स पे आएंगे और आपको मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR वगैरह भी यहां पे चीजें बता दूंगा, है ना। तो एक काम करते हैं, चलो अच्छा पहले आपको CSR ही पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा कि भैया नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज लॉ, है ना, जो आपका है कंपनीज एक्ट जो है आपका 2013-2015 वाला, वहां पे कॉर्पोरेट
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिफर्स टू द रोल दैट कंपनीज कैन प्ले इन मीटिंग द एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटेल्स अ बैलेंस्ड अप्रोच टू इकोनॉमिकल प्रोग्रेस, सोशल प्रोग्रेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या कहा गया? देखिए, सबसे पहले आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब पता है? जो आप लोगों ने EVS एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ा होगा, वहां पे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड को पहले सुना होगा। बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड का मतलब होता है कि आज की प्रेजेंट जनरेशन, मैं और तुम, हमारी प्रेजेंट जनरेशन की नीड को फुलफिल करो, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि इस अर्थ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल करो, लेकिन इतना मत करो कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के आइडिया पे फोकस करती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने की कोशिश करती है कि भैया आप पैसा कमाइए, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, देश की इकोनॉमी का प्रोग्रेस, सोसाइटी भी प्रोग्रेस करे और एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। समझ रहे हो? देश की इकोनॉमी प्रोग्रेस करे, कोई दिक्कत नहीं है, सोसाइटी प्रोग्रेस करे, कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी चलती रहे। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात कि आज तक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो पूरी दुनिया में एक जैसी हो। मेरे लिए समाज की भलाई किसी और तरीके से हो सकती है, आपके लिए किसी और तरीके से हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्होंने क्या लिखा? यूरोपियन कमीशन ने CSR को क्या बोला है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज फॉर देयर इंपैक्ट ऑन सोसाइटी। देखिए, जब भी कोई बिजनेस काम कर रहा है ना, तो सोसाइटी पे इंपैक्ट डाल रहा है। इंपैक्ट डाल रहा है क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं कुछ प्रोड्यूस करूंगा तो धुआं निकलेगा तो धरती को नुकसान हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है? एयर पोल्यूशन हो रहा है। डन है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो बिजनेस जो नुकसान पहुंचा रहा है सोसाइटी को, उसकी कॉस्ट वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यूरोपियन कमीशन ने बोला कि जो CSR है वो एंटरप्राइज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट है। ठीक है, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बोला है कि द continuing commitment by business to contribute to economic development while improving the quality of life at the workforce and their families of the community and society at large। क्या बोला जा रहा है कि भैया वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने बोला है कि CSR क्या है? CSR एक तरीके की ऐसी एक्टिविटी है जहां पे बिजनेसमैन कमिटमेंट देता है, वादा करता है कि वो कंट्रीब्यूट करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, यानी कि जिस देश में वो बिजनेस है वहां की इकोनॉमी डेवलप करवाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ लोगों की क्वालिटी, जो वर्कर्स उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, उनकी फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करेगा, और साथ ही साथ सोसाइटी के बेनिफिट में बात करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया हमारे इंडिया की, है ना, हमारे भारत देश की। तो देखिए भैया, भारत देश, इन इंडिया, देखिए क्या लिखा हुआ है, इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गवर्न्ड बाय क्लॉज 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 एक ऐसा कानून है जो कंपनीज के ऊपर लागू होता है। 2013 के पहले 1956 में बना था, 2013 के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट आए हैं, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, खैर पूरा नाम है कंपनीज एक्ट 2013। क्लॉज 135 में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखा हुआ है। ये जो कंपनीज एक्ट है ये दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है 23 अगस्त 2013 को। पुराना वाला एक्ट बहुत पुराना हो गया था। कॉर्पोरेट सोशल प्रोविजंस विद इन द एक्ट इज एप्लीकेबल टू कंपनीज विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ 1000 करोड़। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है, एनुअल टर्नओवर, या आपकी कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ से ज्यादा है, या आपका जो प्रॉफिट है वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, ठीक है, 1000 करोड़ है या उससे ज्यादा, 500 करोड़ नेटवर्थ है या उससे ज्यादा, और 5 करोड़ रुपए प्रॉफिट है या उससे ज्यादा, तो आपके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नियम लागू होते हैं। क्या है वो नियम? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों ये नियम क्या है, एक बार देखते हैं। इन्होंने बोला कि 2014-2015 से आगे आने वाले जो साल हैं, ठीक है, उनमें कंपनीज को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी यानी कि CSR कमिटी को अपनी कंपनी के अंदर सेटअप करना होगा, और जिसमें एक उस कमिटी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। यह है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 इन्होंने क्या बोला कि ऐसी कंपनी जो इन सारी कैटेगरीज को फॉलो मतलब मान्य करती हैं, ऐसी कंपनीज अपना 2%
2%, किसका 2%? एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में खर्च करेंगी। 3 साल का एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% CSR एक्टिविटी में खर्च करेंगी। ये हो गया पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इन्होंने क्या बोला, ठीक है, कि कंपनी क्या क्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर सकती है उनके बारे में कानून के शेड्यूल, एक्ट के शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है, पढ़ लो जाके, ठीक है, मतलब तुम मत पढ़ना, कंपनी पढ़ सकती है जाके। कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन इंडिया विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इंडिया के अंदर जो आप CSR एक्टिविटी कर रहे हो उसको गिना जाएगा। ये नहीं कहूं कि मैं जा रहा हूं भैया लंदन और लंदन में जाके CSR एक्टिविटी कर रहा हूं तो कोई मतलब नहीं। भारत के अंदर आप CSR एक्टिविटी कर रहे हैं वो काउंट होगी, वो कंसीडर की जाएगी, बाकी देशों में नहीं की जाएगी, ठीक है। एक्टिविटीज मेंट एक्सक्लूसिव फॉर एम्प्लॉइज एंड देयर फैमिलीज विल नॉट क्वालिफाई अंडर CSR। हाँ, एक बात और समझिए, इंडिया के कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप अपने एम्प्लॉइज के लिए और उनकी फैमिली के लिए कर रहे हैं वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत भारत में नहीं आती है। समझ गए? तो 5 चीजें बताई गई, 5 सिचुएशंस बताई गई। सिचुएशन नंबर 1, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी बनाइए। सिचुएशन नंबर 2, 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2% हिस्सा खर्च करिए। सिचुएशन नंबर 3, क्या क्या कर सकते हैं वो कानून 7 में शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट में लिखा हुआ है। सिचुएशन नंबर 4, जो CSR एक्टिविटी कर रहे हैं वो जो है इंडिया में ही होनी चाहिए। और 5वीं सिचुएशन ये है कि अगर आप एम्प्लॉय के ऊपर कोई पैसा खर्च कर रहे हो या उनकी फैमिली के ऊपर तो उसे हम CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया। अब हमको समझना है भैया कि नीड क्या है, किस चीज की नीड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या नीड है। देखिए, सबसे पहला सवाल यह आता है कि व्हाट इज द राइट थिंग टू डू व्हेन इट कम्स टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरूरी क्या है, ध्यान से समझिएगा। सवाल यह है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या जरूरी है, ठीक है। क्या प्रॉफिट कमाना गलत है? नहीं, प्रॉफिट कमाना बिल्कुल सही है। क्या समाज में एक एक्टिविटी कर देना दूसरे तरीके से नुकसान पहुंचाना गलत है? बिल्कुल। तो इन सारे सवालों के जवाब है। यहीं से एक और पॉइंट निकलता है कि भैया समाज में रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नीड क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। देखिए, benefits of its owners who may desire to get as much profit as is possible or else it needs to be responsible for serving the interest of other sections of society। कि भैया पैसा कमाइए लेकिन सोसाइटी के अदर सेक्शन जैसे कस्टमर, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, एम्प्लॉय, सप्लायर्स, उनका क्या भैया पैसा ही कमाओगे क्या? पैसा ही कमाओगे, कस्टमर का क्या, एम्प्लॉय का क्या, सप्लायर का क्या, ठीक है। और बेटा जो हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका सवाल यही है कि एथिकल इश्यूज पे टारगेट करना, व्हाट इज मॉरली राइट और व्हाट इज मॉरली रॉन्ग, ठीक है। और मॉरली राइट और मॉरली रॉन्ग के बेसिस पे फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तय करना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी also has an element of voluntary action on the part of the business person who may feel free to perform or not to perform such responsibility। और एक चीज भैया, जिम्मेदारियां जो है वो निभाने वाले के ऊपर, कहते हैं ना भाई, मांगो उसी से जो दे खुशी से, ठीक है। तो जिम्मेदारियां उसी के ऊपर डाली जा सकती हैं जो उनको निभा रहा हो। तो बच्चों देखो, ये चीज कही गई है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एक वॉलंटरी एक्शन है, ठीक है। आप परफॉर्म कर भी सकते हो और परफॉर्म नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। आप डिसाइड करोगे कि किस हद तक, द एक्सटेंट टू विच दे वुड लाइक टू सर्व वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। एक हद भी तय होनी चाहिए, कितना सोसाइटी को कितना सर्व करना है, इन सब चीजों के बारे में भी बात यहां पे होगी। तो भैया सिंपल है कि सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस के बेनिफिट को देखते हुए CSR एक्टिविटीज करनी होती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। चलिए, तो भैया मैंने आपको CSR पढ़ा दिया, नीड पढ़ा दिया, मीनिंग पढ़ा दी। अब देखते हैं यार अगला टॉपिक क्या है बेटा। अगला टॉपिक है आर्ग्यूमेंट फॉर और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोग कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सही है, कुछ लोग कहते हैं गलत है। चलिए जानते हैं सही है या गलत है पढ़ के। पॉइंट नंबर 1 है, अच्छा ये है फॉर मतलब बेटा फेवर, कि कुछ लोग कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही है। तो फेवर में क्या पॉइंट है जरा एक बार वो समझते हैं। जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। देखिए, मैंने आपको क्या बोला, एक बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्स को यूज कर रहा है, सोसाइटी में ही है, सोसाइटी के लोग ही काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लोग ही खरीद रहे हैं, सोसाइटी के लोगों को ही बेच रहा है। तो सोसाइटी के लोगों से कि सिर्फ काम निकलवाना आना चाहिए, सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो पहला फेवर यही है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जस्टिफिकेशन है, एक प्रमाण है आपके एग्जिस्टेंस का और आपकी ग्रोथ का, कि आपकी ग्रोथ भी
हो रही है, आप पैसे भी कमा रहे हो तो सोसाइटी से कमा रहे हो। ठीक है, चलिए, बिजनेस एग्जिस्ट फॉर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। बिजनेस क्यों है? लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज बेचने के लिए। प्रॉफिट मोटिव एक बहुत अच्छा जस्टिफिकेशन है, इज एन इंपॉर्टेंट जस्टिफिकेशन, बट ठीक है, इट शुड बी लुक्ड अपॉन एज एन आउटकम ऑफ सर्विंग टू द पीपल। हम प्रॉफिट भी कमा रहे हैं तो गुड बेच के कमा रहे हैं ना। गुड खरीद कौन रहा है? बेचेंगे उसको जो खरीदेगा, तो खरीद कौन रहा है? पब्लिक। तो पब्लिक के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, जो हमारा बिजनेस दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी पा रहा है, वो क्यों पा रहा है? क्योंकि हम सोसाइटी को सर्विस दे रहे हैं। अगर सोसाइटी ही ना हो तो सर्विस किसको देंगे? ठीक है, तो सबसे पहले ये अजम्पशन मानिए कि सोसाइटी से ही हमारे सारे काम निकल रहे हैं और मेरी ग्रोथ और प्रॉफिट में सोसाइटी का भी अपना हिस्सा है। पहली चीज तो ये। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। देखिए, जब कोई फर्म सोसाइटी के प्रति कुछ करता है तो उसकी रेप्यूटेशन अच्छी होती है, उसके गोल्स क्लियर होते हैं, गुडविल अच्छी होती है, जिससे ना सिर्फ सोसाइटी को फायदा हो रहा है बट बिजनेस फर्म को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग रन में अच्छी इमेज बना पा रहे हैं, और एक अच्छी इमेज एक बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। A firm and its image stands to gain maximum profit in the long run when it has highest goal as service to the society. उनके हाईएस्ट गोल है सोसाइटी को सर्विस देने के। ठीक है, और जब वो उन गोल्स को फुलफिल करते हैं, सोसाइटी को सर्विस देते हैं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी कमाते हैं। When increasing number of members of society, including worker, consumer, shareholder, government official, feel that business enterprise is not serving it best, they will tend to withdraw their cooperation to the enterprise concerned. क्या लिखा हुआ है? जब वर्कर्स को, कंज्यूमर्स को, शेयर होल्डर्स को, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को यह फील होगा कि जो एंटरप्राइज है वो सोसाइटी के प्रति बेस्ट नहीं कर रही है, तो वो अपना कॉपरेशन विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं फर्म का ही इंटरेस्ट है कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करता रहे, तभी अच्छी पब्लिक इमेज बनेगी, और अच्छी पब्लिक इमेज बनेगी तो भैया कहीं ना कहीं हमारे गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमारे क्लैरिटी में आ गए हैं। थर्ड पॉइंट पे आगे आएंगे और बात करेंगे अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। देखिए बेटा, आप समाज को नुकसान पहुंचाओगे, गवर्नमेंट आपके पीछे लगेगी। आप समाज के पीछे, गवर्नमेंट आपके पीछे, टू मच फन आ जाएगा फिर तो, टू मच फन। उतना फन नहीं चाहिए लाइफ में। गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे तभी अच्छा है, गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे तो ही अच्छा है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट रेगुलेशन आर अनडिजायरेबल। गवर्नमेंट रेगुलेट करती है तो वो बहुत बेकार हो जाता है, बहुत गुडविल भी हार्म होती है। ठीक है, क्योंकि उससे आपकी जो फ्रीडम है वो कम हो जाती है, वो छिन जाती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेसमैन है कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन बाय वॉलंटरीली अज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या कहा गया है कि भैया मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी है, मैं उस जिम्मेदारी को समझूं और निभाऊं तो गवर्नमेंट मेरे पीछे नहीं आएगी। तो चाहते हो गवर्नमेंट पीछे ना आए तो निभाओ। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का मेंटेनेंस भी कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमें रहना भी इसी देश में, इसी समाज, इसी प्रकृति में रहना है। द आर्ग्यूमेंट हेयर इज दैट लॉस कैन नॉट बी पास फॉर ऑल पॉसिबल सर्कमस्टांसेस। पीपल हु फील दैट दे आर नॉट गेटिंग देयर ड्यू from the business may resort to anti-social activities not necessarily governed by law. This may harm the interest of business itself. Therefore, it is desirable that business enterprise should assume social responsibility. क्या क्या लिखा हुआ है? देखो, सिंपल बात लिखी हुई है यार। किसी भी देश में बेटा, भारत हो, कोई भी अन्य देश हो, किसी भी सरकार के अंदर इतना दम नहीं है कि बेटा हर चीज के बारे में कानून बनाया जा सके। यहां पे लिखा यह हुआ है कि आप जब सोसाइटी के प्रति अच्छा नहीं करेंगे, आपका बिजनेस अच्छा नहीं करेगा। बिजनेस अच्छा नहीं करेगा तो आप एंटी सोशल एक्टिविटीज में जाओगे, जो कि जरूरी नहीं है कि कानून की नजरों में हो ही हो, लेकिन जिससे सोसाइटी का हार्म और बढ़ाओगे आप, और आपके बिजनेस का हार्म और बढ़ेगा। तो इसी वजह से सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, एक सोसाइटी, एक समाज, एक देश को निर्मित करने के लिए और उसको एक बेहतर जगह बनाने के लिए, रहने के लिए, जीवन जीने के लिए, सोसाइटी के मेंटेनेंस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। 5वां पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स विद बिजनेस। ठीक है बेटा, सोसाइटी से ही लोग, सोसाइटी से ही रिसोर्स। अगर गाड़ी में पेट्रोल भी जा रहा है तो पेट्रोल क्या घर से लेके आए थे? नहीं, प्रकृति का ही पेट्रोल है। तेल निकल रहा है धरती से, तब जाके पेट्रोल बन रहा है, केरोसिन बन रहा है, डीजल बन रहा है। ठीक है, लोहा क्या मार्स से आया, मंगल से आया है क्या? स्टील क्या क्या कहते हैं, वीनस से आई है? नहीं, सब इसी धरती का हिस्सा है।
और हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि भैया ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं, ठीक है, तो उनका सही तरीके से इस्तेमाल करो। द आर्ग्यूमेंट होल्ड दैट बिजनेस इंस्टीट्यूशन है वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्स विच कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। क्या लिखा हुआ है कि भैया हर तरीके के रिसोर्स, चाहे वो फाइनेंशियल हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, सब कुछ आपको इस सोसाइटी से ही मिल रहा है, ठीक है। अगर आपके पास मैनेजीरियल टैलेंट है एंड पैसा है और लोग आपके बिजनेस में बहुत एक्सपीरियंस वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इसी सोसाइटी के लोग हैं, इसी सोसाइटी का पैसा है, इसी सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करके आप काम कर रहे हो। दैट इज वाई आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। 6th पॉइंट है बच्चों, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। हाँ, आप ये भी कर सकते हो कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को अपने बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह भी यूज कर सकते हो। कैसे, ये देखिए। Related with preceding argument is the argument that business with its glorious history of converting risky situation into profitable deals can not only solve social problem but it can also make them effectively useful by accepting the challenge। देखो एक एग्जांपल देता हूं, आपने देखा ना वो एग्जांपल, प्लास्टिक बटोर के लाओ और 10 रुपए ले जाओ, 100 रुपए ले जाओ, 1 किलो प्लास्टिक पे 10 रुपए। अब क्या हो रहा है, प्लास्टिक भी इकट्ठा हो जा रही है, 10 रुपए भी कमाने वाला कमा ले रहा है। सिंपल सी बात है, कभी कभी आप अपॉर्चुनिटी, कभी कभी सोसाइटी के प्रॉब्लम्स में आप अपॉर्चुनिटीज को तलाश कर सकते हो। जैसे लेंसकार्ट ने करी, उन्होंने देखा कि यार समाज में प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे लोगों के पास चश्मे ही नहीं है पहनने के लिए। देखिए आंखों की रोशनी इधर उधर हो जाना चलता है, मेरी भी दूर की नज़र कमज़ोर है, नज़र कमज़ोर होना, लेकिन चश्मा तो होना चाहिए ना पहनने के लिए। उन्होंने इस नीड को देखा कि लोगों के पास चश्मे नहीं है, ऑनलाइन चश्मे बेचना शुरू कर दिया, मॉडिफिकेशंस किए एंड नाउ दे आर लेंसकार्ट, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जिसका नाम है बेटर इन्वायरमेंट फॉर डूइंग बिजनेस। ये है हमारा पॉइंट नंबर 7। भैया अगर एक वातावरण, देखो बेटा, आदमी जाता है पहाड़ पे घूमने के लिए, ठीक है, क्यों जाता है, मैं आपको सच बात बताता हूँ, ठीक है, पहाड़ देखने में अच्छे लगते हैं, देखने में बीच भी अच्छे लगते हैं, भीड़ हर जगह है। अच्छा लगता क्या है, वहां की शुद्ध हवा, ताजी हवा, भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर, वो अच्छा लगता है, ब्रेक अच्छा लगता है, ठीक है। तो बेटा एनवायरनमेंट अच्छा होगा ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में, पढ़ाने में, काम करने में, ऑफिस जाने में, बिजनेस करने में, हर चीज में। बारिश होती है, बारिश के बाद का जो मौसम होता है वो सबको अच्छा लगता है बेटा, लेकिन एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना, एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस करने में मजा आएगी, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। If business is to operate in a society which is full of diverse and complicated problem, अगर एक बिजनेस को ऐसी सोसाइटी में ऑपरेट करना पड़ेगा जिसमें बहुत प्रॉब्लम हो तो सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए बिजनेस सिस्टम को कुछ ऐसा करना चाहिए, शुड डू समथिंग टू मीट नीड्स बिफोर इट्स कन्फ्रंटेड विद अ सिचुएशन व्हेन इट्स ओन सर्वाइवल इज इंडेंजर्ड, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस को बिजनेस सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि वो कुछ करें इससे पहले कि इन्वायरमेंट इतना खराब हो जाए कि उनका खुद का सर्वाइवल मुश्किल में आ जाए, इससे पहले कुछ कर लो, ठीक है। और 8वां पॉइंट क्या बताया गया, होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स। बिजनेस को रिस्पॉन्सिबल बनाइए सोशल प्रॉब्लम्स के लिए। चिमनी से धुआं निकलता है, जो वेस्ट है वो नदियों में जाता है, ठीक है, पॉल्यूशन है, वर्क प्लेसेस है, करप्शन है, ठीक है, और उनमें कहीं ना कहीं बिजनेस पर्संस के भी हाथ होते हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट सम ऑफ द सोशल प्रॉब्लम्स हैव बीन ईदर क्रिएटेड और परपेचुएटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। ऐसा माना जाता है कि कुछ समाज की परेशानियां ऐसी हैं जो ना सिर्फ क्रिएट की गई हैं बल्कि चलाई गई हैं बिजनेसेस के द्वारा, बिजनेस एंटरप्राइजेस के द्वारा, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अनसेफ वर्क प्लेसेस, करप्शन, ठीक है, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है, ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो कहीं ना कहीं बिजनेसेस के होने से ही हैं। तो क्योंकि आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, यू शुड सॉल्व इट। और ये सारे आर्ग्यूमेंट थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में। चलिए अब जानते हैं बच्चों ऐसे आर्ग्यूमेंट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें पहला पॉइंट है वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखिए कुछ लोगों का एक हाथ पे कहना है कि प्रॉफिट कमाओ, समाज की भलाई भी करो, कुछ लोगों का कहना है काहे भैया, काहे करें समाज की भलाई, हम तो पैसा कमाने के लिए बिजनेस किए थे, समाज की भलाई करने के लिए बिजनेस किए थे। तो बहुत से लोग भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के
बहुत से लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में भी हैं, ठीक है, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम तो प्रॉफिट कमाने के लिए धंधा कर रहे थे कि तुम्हारे लिए वहां समाज की भलाई करेंगे हम, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है। तो इस आर्ग्यूमेंट के तहत बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने का एक साधन है, पैसा कमाने का एक साधन है। किसी भी तरीके का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम क्यों रिलेट करते हैं कुछ लोगों के समझ में नहीं आता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरी चीज, एक बात समझिए, मैं अपने बिजनेस में अपनी फैक्ट्री में एक ऐसी मशीन लगा रहा हूं जिससे पोल्यूशन कम हो। मशीन का खर्चा अभी तो मैंने दिया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, जो मैं अपने प्रोडक्ट है मैं भी कहां से कमाऊंगा, जो मेरे प्रोडक्ट है उनको महंगा कर दूंगा। बर्डन किसके ऊपर आएगा, खरीदने वाले पे, यानी कि कंज्यूमर पे। तो जो बर्डन है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिजनेस एंटरप्राइजेस कंज्यूमर्स के ऊपर इनडायरेक्टली डाल देते हैं। ये भी एक आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट में, ठीक है। इट इज आर्ग्यूड, ऐसा कहा जाता है, दैट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक पॉल्यूशन कंट्रोल एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आर वेरी कॉस्टली एंड ऑफन रिक्वायर ह्यूज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये कहा जाता है कि भैया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ध्यान देना ये बहुत कॉस्टली है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, ठीक है। और इस बर्डन को बिजनेसमैन सिंपली क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। बिजनेसमैन आर लाइकली टू सिंपली शिफ्ट, दे आर शिफ्टिंग देयर बर्डन। मैं हूं बिजनेसमैन, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। किस पे कर दिया, मैंने ऐसे कंज्यूमर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय चेंजिंग हायर प्राइसेस, है ना। कैसे कर दिया, मैंने कंज्यूमर से ज्यादा प्राइस लेना शुरू कर दिया, जिससे कि मेरा जो बर्डन है वो उनके ऊपर चला गया, ठीक है। लैक ऑफ सोशल स्किल्स, कई बार समाज के जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं उनके पास सोशल स्किल्स होती ही नहीं है, ठीक है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे जब उनके पास सोशल स्किल ही नहीं होगी। ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व द वे बिजनेस प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। इन फैक्ट बिजनेसमैन डू नॉट हैव द नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रेनिंग टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम। देखिए, एक ये भी आर्ग्यूमेंट है कि यार देखो, हर तरीके की समस्याएं जो बिजनेस की हैं वो तो तुम अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को भी आप उन्हीं तरीके से सॉल्व करो। ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी के पास ना इतनी बिजनेसमैन के पास ना इतनी जानकारी है, ना इतनी ट्रेनिंग है और ना इतनी समझ है कि सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे दूर किया जा सकता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना बेकार है, ये आर्ग्यूमेंट का पॉइंट है, ठीक है। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि पब्लिक नहीं चाहती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बिजनेस इंटरफेयर करे या इन्वॉल्व करे, जिसकी वजह से बिजनेस को पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता है। और एक बिजनेस तब तक सक्सेसफुली कुछ नहीं कर सकता है जब तक पब्लिक उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ना दिखाए, ठीक है। जो यहां पे लिखा हुआ है, हियर द आर्ग्यूमेंट इज दैट public in general does not like the business involvement or interference in social programs, therefore business cannot operate successfully because of lack of public confidence। अगर पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं है तो बिजनेस भी सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं कर सकता है। इधर देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है कहानी में। अच्छा, ये वही सारी चीजें लिखी हैं, ये समझ गए बच्चों। चलिए, और अब देखेंगे कि क्या रियलिटी है। भैया रियलिटी चेक ले लेते हैं, एक रियलिटी चेक ले लेते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना, कि भैया सच में कैसा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसा चल रहा है। तो यहां से शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले रियलिटी ये है कि कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मान नहीं रहा है, बस सरकार मनवा रही है तो कर रहे हैं। थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन, यानी कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिम्मेदारी नहीं, समाज की भलाई को जिम्मेदारी नहीं समझा जा रहा है, मजबूरी समझा जा रहा है। जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्ट करती हैं कि समाज का, देश का, शहरों का वेलफेयर हो, ठीक है, और सोसाइटी के हर सेक्शंस की भलाई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जबकि बिजनेस इंस्टीट्यूशन है वो सोशली इररिस्पॉन्सिबल मैनर में ऑपरेट करते हैं। एक्शन लिया जाता है लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। दिस थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन ड्यू टू विच बिजनेस एंटरप्राइज फील्स कंसर्न विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है कि जो सरकारें हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो चाहती हैं कि उनके स्टेट के लोगों का वेलफेयर हो, लेकिन बिजनेसमैन ऐसा चाहते नहीं है। बिजनेसमैन चाहते भी हैं तो करते नहीं है। तो लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए सरकार फिर अपना शिकंजा कसती है, पब्लिक रेगुलेशन करती है,
ठीक है, जिससे कि बिजनेस एंटरप्राइज डरती है और बिजनेस एंटरप्राइज को लगता है कि यार चलो ठीक है, जो काम ज़रूरी नहीं है चलो मजबूरी में ही कर लिया जाए। जैसे कुछ बच्चे पढ़ाई को ज़रूरत समझते हैं, कुछ बच्चे मज़ा लेके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उसको मजबूरी समझते हैं। जो मजबूरी समझते हैं तो काम मजबूरी वाला करते हैं, वैसे बिजनेस एंटरप्राइज भी चलतू काम कर देते हैं। ठीक है, ओके। प्रेशर ऑफ, ओके एक मिनट रुकिए, हाँ जी ठीक है, ठीक है। कहां पे थे हम लोग? यहां पे थे, हाँ। प्रेशर ऑफ लेबर इन्वॉल्वमेंट, एक मिनट, हाँ। प्रेशर ऑफ लेबर इन्वॉल्वमेंट, देखिए पहले के जमाने में लेबर उतने एजुकेटेड नहीं थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज के जमाने में लेबर भी एजुकेटेड है। ठीक है, अगर आप लेबर्स के साथ कुछ गलत करोगे वो भी आपके ऊपर, बिजनेस एंटरप्राइज के ऊपर शिकंजा अपना कसेंगे। ओवर द लास्ट सेंचुरी, पिछले सेंचुरी से जो लेबर्स हैं वो अब ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गए। ठीक है, और लेबर मूवमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग गेन्स फॉर द वर्किंग क्लास थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी पावरफुल। और जो लेबर मूवमेंट्स होते रहे हैं, ठीक है, वर्किंग क्लास के लिए पूरी दुनिया में, वो बढ़ते रहे हैं। और इससे बिजनेस एंटरप्राइजेस को ये डर लगने लगा है कि देखो भैया, वर्कर्स का वेलफेयर करो, ठीक है, नहीं तो हायर और फायर की पॉलिसी अपनाओ, जो अच्छा ना लगे उसको फायर कर दो, है ना। या तो ऐसा कर लो कि हायर और फायर की पॉलिसी अपना लो, या तो भैया वर्कर्स के हित में काम करो। ठीक है, तो ये एक आर्ग्यूमेंट है। तीसरी चीज है इंपैक्ट ऑफ, अच्छा पढ़ क्या रहे, रियलिटी चेक मिल रहा है हमको कि भैया वर्कर्स के डर की वजह से बिजनेस एंटरप्राइजेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पब्लिक रेगुलेशन के डर की वजह से बिजनेस एंटरप्राइजेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट है इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। आज का कंज्यूमर भी जागरूक हो गया है। कंज्यूमर के साथ अगर तुम कुछ गलत करोगे तो वो भी भड़केगा, फिर कंज्यूमर कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करेगा, फिर तुम फंसोगे। तो अच्छा है कि खुद ही कर लो, वो चीज यहां पे लिखी हुई है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, आज का कंज्यूमर पढ़ लिख गया है। मास मीडिया, इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट, इससे कंज्यूमर हमारे कॉन्शियस हो गए कि क्या खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं, क्या उनके राइट्स हैं और क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, एक प्रिंसिपल है सीवियर टेम्पटर का, जिसका मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंज्यूमर इज किंग। वहां पे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि कंज्यूमर क्या है बेटा, किंग है। देखिए मैं हूं ना, मैं दवाई लेने जाऊंगा तो एक्सपायरी डेट देखूंगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। नहीं देखूंगा एक्सपायरी डेट, दवाई बेकार ले आऊंगा, तबीयत खराब हो जाएगी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कंज्यूमर कॉन्शियस हो रहे हैं, कंज्यूमर कॉन्शियस हो रहे हैं। कंज्यूमर आज के राजा हैं। अगर उनके साथ गलत हुआ तो फिर जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, पोशंपा भाई पोशंपा, फिर वो वाला खेल हो जाएगा। तो इसीलिए बच के रहो। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस, सोशल स्टैंडर्ड्स बनाए गए। बिजनेसेस आर नो लॉन्गर कंसीडर्ड मेयरली मनी क्रेजी एंटिटीज विच कैन बी अलाउड टू मिंट मनी एट एनी कॉस्ट एंड गेट अवे विद द बिजनेस प्रैक्टिस। देखिए क्या लिखा हुआ है कि वो जमाने गए जहां पे व्यापार को सिर्फ धंधे मतलब व्यापार को या धंधे को सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही, मिंट मतलब पैसा छापने की मशीन नहीं है। अब कुछ सोशल स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ सोशल स्टैंडर्ड हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे, उनमें कोई कंडीशन नहीं चलती है, सोशल नीड्स को आपको सर्व करना पड़ेगा। ठीक है, नो बिजनेस कैन बी डन इन आइसोलेशन फ्रॉम सोसाइटी। कीवर्ड है कि कोई बिजनेस सोसाइटी से अलग होके किया ही नहीं जा सकता है। ये सोसाइटी ही है जो आपको परमिट देती है बिजनेस करने का, ग्रो करने का, और अपने सोशल स्टैंडर्ड्स बनाती है, और सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि आप उन सोशल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है बच्चों, और देख लें, चलिए पांचवा पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। अच्छा एक चीज और कि बेटा ना सिर्फ कंज्यूमर्स पढ़ लिख गए हैं, ना सिर्फ लेबर्स पढ़ लिख गए हैं, ना सिर्फ सोसाइटी का एवरी सेक्शन पढ़ लिख गया है, बिजनेस एजुकेशन भी डेवलप हो रही है। बिजनेस के बारे में, बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी पता लग रहा है। ठीक है, बिजनेसेस को तो वो उस हिसाब से भी कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन विद इट्स रिच कंटेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज मेड मोर एंड मोर पीपल अवेयर ऑफ द सोशल पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या कहा जा रहा है कि भैया बिजनेस डेवलप हो रहा है, बिजनेस के बारे में लोग किताबें पढ़ रहे हैं, लोगों के बारे में जान रहे हैं, पॉडकास्ट चल रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, तो अब लोगों को भी पता चल रहा है कि बिजनेसेस की ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेटेड पर्सन, पढ़े लिखे लोग जैसे कि कंज्यूमर, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉइज, वो ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं सोशल इश्यूज को लेके आज की डेट में।
ठीक है बेटा, आपने देखा होगा बीच पे बहुत लोग आपको साफ करते हुए नजर आ जाएंगे। प्लास्टिक जो बीच है, हिल स्टेशन है, वहां पे हटा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब लोगों के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों के मन के अंदर ये चीज आ गई है कि हम हमारे जो सोशल इश्यूज हैं वो हमारे लिए जरूरी हैं। ठीक है भैया, देखिए 6th पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट। सोशल इंटरेस्ट बढ़िया चलता रहेगा तो बिजनेस इंटरेस्ट बढ़िया चलता रहेगा। सोसाइटी का ग्रोथ होगा तो तुम्हारा भी ग्रोथ होगा। रिलेशनशिप यही कहती है। ठीक है, पॉइंट याद कर लेना। बिजनेस एंटरप्राइजेस ने इस फैक्ट को रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि सोशल इंटरेस्ट बिजनेस इंटरेस्ट से अलग नहीं है। दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अलग नहीं है, साथ में चलना है। बिजनेस इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट को साथ में चलना है। दे आर नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ये जो फीलिंग है कि बिजनेस को तभी ग्रो किया जा सकता है जब सोसाइटी को एक्सप्लॉइट किया जा सके, ये फीलिंग अब लोगों के अंदर चली गई है। ठीक है, और अब लोग ज्यादा मॉडर्न और ज्यादा सिविलाइज्ड सोसाइटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 7 एंड दैट इज, मेरे ख्याल से आखिरी पॉइंट है। जी हाँ, चलिए ये आखिरी पॉइंट है। पॉइंट नंबर 7 आता है बेटा डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। ठीक है, एक चीज और है बेटा कि आज की डेट में ज्यादा लोग जो मैनेजमेंट में है किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज्यादा प्रोफेशनल है। उन्होंने यूनिवर्सिटीज से, इंस्टीट्यूशन से स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट की पढ़ाई पढ़ी है, तो वो फिर रियलिटी ये है कि वो खुद से ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अज्यूम कर रहे हैं और समाज की भलाई कर रहे हैं। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हैव क्रिएटेड अ सेपरेट क्लास ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स। एक अलग क्लास बन चुकी है प्रोफेशनल मैनेजर्स की, जिनके अपने समाज के प्रति जिम्मेदारियों का, जिनका मतलब अबोध है, उनको लगता है कि हाँ समाज के प्रति हमें जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। तो देखिए नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि भैया क्यों जरूरी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी क्या है आज की डेट पे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने तरीके की होती है। देखिए हम लोगों को क्या पढ़ना है सर जी, हम लोगों को पढ़ना है काइंड्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा यहाँ पे 6.1 का मतलब है, 6.4 का मतलब है, 6 मतलब चैप्टर, 4 नंबर टॉपिक या सब टॉपिक। चलिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो बिजनेस है बेटा वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इन चारों रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि देश की इकोनॉमी के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, यानी कि देश के आर्थिक व्यवस्था के ऊपर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है। अ बिजनेस एंटरप्राइज इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एंटिटी एंड देयरफॉर इट्स प्राइमरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इकोनॉमिक, दैट इज प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सोसाइटी वांट एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट। भाई बिजनेस एंटरप्राइज क्योंकि एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो उनका बेसिक काम यही कि सामान बनाओ, बेचो, वो भी प्रॉफिट कमाओ। तो पहला हो गया इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है भैया, पैसा कमाओगे तभी तो समाज की भलाई का काम कर पाओगे ना। दूसरा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि वो देश के, लैंड का मतलब है जिस देश में काम कर रहे हैं उस देश के कानूनों का पालन करें। ये कानून समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, तो अगर आप सोशली रिस्पॉन्सिबल हैं तो आप कानूनों का सम्मान करेंगे और कानूनों का पालन करेंगे। सी पॉइंट है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें आता है बिहेवियर। देखिए जहां पे एक वर्ड आता है एथिकल, एथिकल वर्ड बिहेवियर से जुड़ा हुआ है, आपके व्यवहार से जुड़ा हुआ है कि आपको सही तरीके से व्यवहार करना है। ठीक है, देखिए कोई इंसान है बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इंसान की पहचान उसके पैसे से होती होगी, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम पैसा कमाने वाले की भी पहचान नहीं होती। ठीक है, 100 लोगों में नहीं होती, 10 लोगों में होती है। क्यों? क्योंकि उसका व्यवहार अच्छा होता है। तो जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें आपके व्यवहार को जज किया जा रहा है, व्यवहार को और अच्छा बनाने की कोशिश की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट एंड डिग्निटी ऑफ पीपल व्हाइल एडवर्टीजमेंट फॉर अ प्रोडक्ट। मेरी कंपनी है बेटा, मैं किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का हो सकता हूं, मेरी कंपनी और मैं सभी रिलीजियस सेंटिमेंट्स का रिस्पेक्ट करता हूं, लोगों की डिग्निटी, लोगों की मान मर्यादा का सम्मान करता हूं, इसे कहते हैं एथिक्स। ठीक है, समझ गए? चलिए, और लास्ट है बेटा डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये प्रॉपरली वॉलंटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वॉलंटरी यानी कि स्वेच्छा से,
खुद की इच्छा से, इच्छा, जैसे भीष्म पितामह थे ना महाभारत में, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। इच्छा मृत्यु यानी कि जब चाहे, तो वॉलंटरी, ये आपकी वॉलंटरी ऑब्लिगेशन है। अगर आपको लगता है कि भैया आपको चैरिटी करनी चाहिए, चैरिटी कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि धुआं कम करना चाहिए हवा में, वो कम कर लीजिए, ठीक है, जो आपको लगता हो। ऑब्लिगेशन, वॉलंटरी ऑब्लिगेशन है जैसे कि प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई में पैसा खर्च कर दो। जो लोग बाढ़ या अर्थक्वेक से परेशान हैं, अफेक्ट हुए हैं, उनको थोड़ा मदद कर सकते हो तो कर दो, ठीक है ना। एक और जिम्मेदारी है कि जिन शेयर होल्डर्स ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है, उनके कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करिए, ठीक है। और एक हेल्दी समाज और एक हेल्दी बिजनेस बनाइए। हेल्दी बिजनेस वेंचर विच गुड्स गिव रिटर्न और इन्वेस्टमेंट। क्या आपको क्या करना है? ऐसी एक्टिविटीज़ करनी है जिससे आपका बिजनेस और हेल्दी बने, जिससे आपका जो बिजनेस है वो हेल्दी बने, साथ ही साथ आप अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अपने शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर पाओ। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके, तो डन है मामला यहां तक। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप। भैया समाज के प्रति जिम्मेदारी है, लेकिन समाज के वो कौन कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके प्रति मेरी जिम्मेदारी है? तो मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप, ये भी मुझे पढ़ लेना है, जिसमें सबसे पहला आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स। देखो बेटा, एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी शेयर होल्डर के प्रति यह है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। ठीक है, तुमने मेरी कंपनी में पैसा लगाया, तुम्हें भी तो बदले में पैसा चाहिए, रिटर्न चाहिए ना। हाँ, तो आप बिजनेस इंटरप्राइज हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स। कि भैया जो मेरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर तुम मेरे इन्वेस्टर हो, तुम मेरे शेयर होल्डर हो, तो तुम्हें भी मैं क्या दूं? तुम्हें भी मैं कुछ शेयर दूं, थोड़ा रिटर्न दूं। ठीक है, जो भी तुमने पैसा मेरी कंपनी में लगाया है, और ये इंश्योर करूं कि वो इन्वेस्टमेंट जो है वो सेफ रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, एक बात और कि ये भी माना जाएगा तो कि जो कॉर्पोरेट इंटरप्राइज है, ठीक है, ऑन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने शेयर होल्डर्स को हर तरीके की रेगुलर, एक्यूरेट और फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे अपनी वर्किंग के बारे में और फ्यूचर ग्रोथ के बारे में। क्या कहा जा रहा है? तुम मेरी कंपनी में शेयर होल्डर हो, तुमने पैसा लगाया बेटा, तुम मेरी कंपनी के बारे में जानना चाहोगे कि नहीं जानना चाहोगे? जानना चाहोगे ना, कि मेरी कंपनी कैसा काम कर रही है, क्या इंफॉर्मेशन है, रेगुलरली आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, फ्यूचर में मैं क्या करना चाहता हूं, तभी तो आप डिसाइड कर पाओगे कि हर सर की कंपनी में पैसा लगाना सही है कि नहीं। एग्जाम्पल दे रहा हूं जी। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द वर्कर्स। देखो बेटा, हर कंपनी में काम करते हैं कुछ वर्कर्स, और वर्कर्स के प्रति जिम्मेदारी ये है कि अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो, फेयर रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, जो पैसा उनको मार्केट से स्टैंडर्ड है उतना। अगर किसी लेबर को 300 रुपये मिलने चाहिए तो 300 दो, 250 मत दो। ठीक है, ना ओवर पे करो ना अंडर पे करो। ठीक है, वेंटिलेशन वगैरह की सुविधा दो। ऐसा ना हो कि भैया तुम इन ह्यूमन कंडीशंस में उनसे काम करवा रहे हो, ना पीने का पानी है ना साफ हवा है, ऐसा ना करो। ठीक है, उनको मौका दो कि वो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पाएं। ऐसे कुछ काम आप वर्कर्स की भलाई के लिए भी कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ एन इंटरप्राइज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क। इट शुड ट्राई टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन सो दैट इट कैन विन द कॉपरेशन ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करो, है ना, डेमोक्रेटिक राइट्स उनको प्रोवाइड करो, यूनियंस बनाने का अधिकार दो, फेयर वेजेस दो। ठीक है, डिसीजन मेकिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करवा के मैनेजमेंट से फेयर डील दिलवाओ, सारी चीजें। रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के प्रति हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? भैया कंज्यूमर के प्रति एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का सामान वो भी फेयर रेट पे मिलता रहे। कंज्यूमर को अगर कोई दिक्कत है तो उसकी दिक्कत की सुनवाई हो, उसकी दिक्कत को दूर किया जाए। ऐसा ना हो कि कंज्यूमर खड़े होकर कोने में चिल्लाता रहे। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर के प्रति क्या है? सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी के गुड्स बनाओ, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी के गुड्स बनाओ, सर्विसेज बनाओ, रीजनेबल रेट पे उनको बेचो। ठीक है, ये जिम्मेदारी कस्टमर के प्रति होती है। ठीक है, साथ ही साथ
अगर आप मिलावट कर रहे हो तो उसके प्रति प्रिकॉशन रखो, पुअर क्वालिटी का सामान ना बेचो, डिजायर्ड सर्विस ऐसा ना हो कि आपके पास ना रहे, है ना, मिसलीडिंग या डिसऑनेस्ट गुमराह करने वाला एडवर्टीजमेंट ना करो, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज ना करो जिससे कि कंज्यूमर के हितों की को नुकसान पहुंचे। हर तरीके की जानकारी प्रोडक्ट के बारे में, हर तरीके की जानकारी, प्रोडक्ट कब बना है, कहां बना है, कितने रुपए का है, क्या कंटेंट है, क्या इंग्रेडिएंट है, क्या एमआरपी है, क्या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, क्या एक्सपायरी डेट है, सब कुछ प्रोडक्ट के ऊपर लिखो, ठीक है। चलिए, और चौथा पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी। भैया सरकार के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो, कि भैया मैं देश के हर कानून का पालन करूंगा, अपने टैक्सेस को रेगुलरली पे करूंगा, एक अच्छे सिटीजन की तरह मैं बिहेव करूंगा, गुड सिटीजन की तरह, और इसके साथ साथ नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ कदम उठाऊंगा, ठीक है, हाँ जी, ये सारे काम मैं करूंगा, ठीक है। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जैसे कि मतलब मैं बैड और एफ्लुएंट या स्मोकी विस्की चिमनी को क्या करूंगा, अवॉइड करूंगा, है ना, डर्टी वर्किंग कंडीशंस में अपने वर्कर को नहीं रखूंगा, और जब मैं ये सब करूंगा तो सोसाइटी में मेरी इमेज प्रॉपर बनेगी, इंटरेक्शन सही तरीके से चलता रहेगा। जी हाँ, तो ये हो गया भैया हमारा चैप्टर आधे से ज्यादा कंप्लीट। तो अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए हम लोगों ने बिजनेस पढ़ा, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी, अब हम लोग को एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ना है। देखिए प्रोटेक्शन वो भी एनवायरमेंट का, वातावरण का बहुत जरूरी है, और एक इंसान की जितनी भी सराउंडिंग है, नेचुरल हो या मैनमेड हो, सभी सही तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है, और उसका प्रोटेक्शन करना, और साथ में बिजनेसेस के बारे में हमें यहां पे पढ़ना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इज अ सीरियस इशू, ठीक है। द एनवायरमेंट होता क्या है, किसी भी इंसान की टोटल सराउंडिंग, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, सराउंडिंग बहुत जरूरी है सही तरीके के रिसोर्सेज का यूज करने के लिए और एक अच्छी ह्यूमन लाइफ बनाने के लिए, ठीक है। रिसोर्सेज क्या है भाई हमारे पास, लैंड, वाटर, एयर, फौना, फ्लोरा, मतलब जंगल, जीव जंतु, ये सारे रिसोर्सेज हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मैन मेड रिसोर्सेज सच एज कल्चरल हेरिटेज, सोशियो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल, ठीक है बेटा। तो भैया हमें एनवायरनमेंट की भलाई के लिए भी यहाँ पे काम करना होगा, लेकिन एनवायरनमेंट को जो सबसे बड़ा खतरा है वो है पॉल्यूशन से। पॉल्यूशन से पानी, हवा और जमीन की फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ हार्म होती है, अदर स्पेशीज की भी लाइफ हार्म होती है। अगर आप समुंदर गंदा करोगे तो मछलियों को भी नुकसान होगा, ठीक है। अगर आप आसमान गंदा करोगे तो पंछियों को भी नुकसान होगा। तो हर वो चीज यहां पे ध्यान रखनी है, ठीक। द कंट्रीज कल्चरल हेरिटेज इज ऑल्सो अफेक्टेड एंड इट इज बिकम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट ऑल द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। और बेटा आप ये भी जानते हो, जैसे अभी कई बार न्यूज में दिखाया था ना कि ताजमहल का जो मार्बल है वो पीला पड़ रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन इन आगरा। तो वो सारी चीजें कि पॉल्यूशन अगर गंदा होगा तो भैया कल्चरल हेरिटेज को भी नुकसान पहुंचेगा। जो बिल्डिंग बहुत बाद में कोई नुकसान होना होगा वो अभी हो जाएगा उसको, अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह करोगे तो, ठीक है। और पॉल्यूशन होता क्यों है, पॉल्यूशन इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा वातावरण है वो कुछ ही चीजों को एब्जॉर्ब कर सकता है। लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट और वेस्ट को ही जो हमारा एनवायरनमेंट है वो कर सकता है एब्जॉर्ब। एक हद तक, हद से ज्यादा गंदगी मचाओगे तो पॉल्यूशन दिखने लगेगा, जो आज की डेट में दिख रहा है, आज से 10 साल पहले से दिख रहा है, 20 साल पहले, 30 साल पहले से दिख रहा है। क्लाइमेट चेंज बहुत क्लियरली विजिबल है। एक ही देश में एक समय पे कहीं पे बाढ़ आई पड़ी है, कहीं पे सूखा है, कहीं पे बारिश हो रही है, कहीं पे नहीं हो रही है, ठीक है। ठंडी के टाइम पे ठंडी कम पड़ रही है, गर्मी के टाइम पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। क्लाइमेट चेंज का असर साफ दिख रहा है। ठंडियां जहां नवंबर से शुरू होती थी, यहाँ जनवरी से ठंडियां शुरू होती, दिसंबर भर ऐसे ही कट जाता है। जनवरी में 10 दिन ठंडी पड़ती है फिर खत्म हो जाती है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं अपने एयर पॉल्यूशन को और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं कि आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है ना। तो वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल क्यों करना है ये पढ़ेंगे,
फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ेंगे, फिर बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे और कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स पढ़ेंगे। ओके ठीक है ओके तो ठीक है, समझ गए भैया। हमको अपन लोगों को पॉल्यूशन वगैरह पढ़ना है और फिर बिजनेस एथिक्स पढ़ के किताब अपनी बंद कर देनी है एनसीईआरटी की, ठीक है। चलिए तो ठीक है, एयर पॉल्यूशन से शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहली बात कि भैया पॉल्यूशन के कॉज क्या है। देखिए, पॉल्यूशन इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल द सेक्टर्स ऑफ आवर सोसाइटी के हर सेक्टर, इंडस्ट्रियल, गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, माइनिंग, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर जनरेटेड वेस्ट कारण है पॉल्यूशन का, ठीक है। यही लोग बेसिकली, हम ही लोग मिलकर सारा पॉल्यूशन कर रहे हैं। हम एक दूसरे पे पॉल्यूशन का इल्जाम नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉल्यूशन है एयर पॉल्यूशन। बेटा एयर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में आप पहले भी, मुझे पता है कि आप लोग पढ़ के आए हो, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहली बार एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहा होगा। पहले भी आप लोग स्कूल लेवल पे एयर पॉल्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ के आए हो। एयर पॉल्यूशन हर तरीके के वो फैक्टर्स हैं जो एयर की क्वालिटी को खराब करते हैं। पढ़ के देख सकते हो कि एयर पॉल्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच लोवर्स द एयर क्वालिटी। इट इज मेनली ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जो कि ऑटोमोबाइल्स से निकल रही है ना, एसी से, फ्रिज से जो गैस निकल रही है, वहीकुलर जो पोल्यूशन हो रहा है, जो धूल उड़ रही है, उससे भी एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे स्मोक है या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से निकलने वाला कोई केमिकल है, वो भी एयर को पोल्यूट कर रहा है, जिससे कि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और अर्थ की डेंजर तरीके से वार्मिंग हो रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोला जाता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या, कुछ है ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर में छेद होना, ग्लोबल वार्मिंग, धरती का गर्म हो जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, वाटर पॉल्यूशन, सॉलिड और खतरनाक वेस्ट, ठीक है, फ्रेश वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही गिरना, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ का काटे जाना, लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को पूरा डेंजर, पशु पक्षियों को डेंजर, वो भी सारी दिक्कतें। फिर आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर बिकम्स पॉल्यूटेड प्राइमरीली फ्रॉम केमिकल एंड वेस्ट डंपिंग। वाटर कैसे पॉल्यूट होता है? जब आप उसमें कूड़ा गिराते हैं, ठीक है, जब आप उसमें कूड़ा गिराते हैं, साथ ही साथ आप उसमें केमिकल छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई, रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, लेक्स हैं, सब कुछ गंदे हो रहे हैं और इससे वेरियस एनिमल्स की डेथ भी हो रही है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी डेथ भी हो रही है और ह्यूमन लाइफ को भी यहाँ पे खतरा है, क्योंकि वही पानी हम लोग पीते हैं। जल के बिना जीवन नहीं है, जल ही जीवन है। लैंड पोल्यूशन, ठीक है, लैंड पोल्यूशन का क्या लिखा हुआ है? अगर आप वेस्ट को डंप करते हैं लैंड के अंदर, ठीक है, इससे लैंड पोल्यूशन होता है। इससे लैंड की क्वालिटी खराब होती है, ठीक है, और एग्रीकल्चर करने के लिए उसको अनफिट करार दिया जाता है। ये सारी चीजें बेटा, ठीक है। चौथा आता है नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है बेटा? शोर, ठीक है, गाड़ियों से बजने वाला हॉर्न, पी लोग बजा रहे हैं खड़े होके, ठीक है, डीजे है ना, स्पीकर, ये सारी चीजें। तो नॉइज कॉज्ड बाय रनिंग ऑफ फैक्ट्रीज, व्हीकल्स सिर्फ हमको अनॉय करती है, समझ रहे हो? अनॉय मतलब परेशान करती है नॉइस, तो इसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। इससे सीरियस हेल्थ हजार्ड भी हो सकते हैं, जैसे सुनने की शक्ति खो देना, लॉस ऑफ हियरिंग पावर, ठीक है, बहुत शोर में आपका दिल कमजोर होगा, मेंटल डिसऑर्डर होगा, आप जल्दी इरिटेट होगे, जल्दी गुस्सा आएगा, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये 4 तरीके के पोल्यूशन हमको बताए गए और आगे जैसे ही हम बढ़े तो हमने देखा, अरे यार यहां तो आ रहा है नीड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल। भाई पोल्यूशन को कंट्रोल करने की क्या नीड है, इसके बारे में भी एक बार बात करते हैं। पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारी हवा साफ रहे, जमीन स्वस्थ रहे, तभी अच्छा अनाज उगेगा, पानी मिलता रहे तभी पी पाएंगे, है ना। तो इसीलिए पोल्यूशन को कम करने की जरूरत है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत ही प्रीशियस है, इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर एक बार खराब हो गया तो दोबारा सही नहीं हो पाएगा। तो देखिए, पॉल्यूशन प्रिवेंशन और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है हमारे प्रीशियस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और बचे हुए रिसोर्सेज का मैनकाइंड के बेनिफिट में यूटिलाइजेशन करने के लिए। द अमाउंट ऑफ डैमेज टू अ पर्टिकुलर मीडियम, एयर, वाटर, लैंड वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट, द अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट डिस्पोज्ड ऑफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है कि पॉल्यूशन के जो इफेक्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे देखने के लिए मिल सकते हैं,
और जैसे कि कितना पॉल्यूटेंट गया है उस सोर्स के अंदर, पानी या हवा के अंदर, पॉल्यूशन से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे है। खैर सीधे पॉइंट पे आएंगे और बात करेंगे कि वो कौन से मेजर्स हैं, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस विच मेक अ केस फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन कंट्रोल करने के जो मेजर रीजन है वो सबसे पहले है रिडक्शन ऑफ हेल्थ हजार्ड, कि अगर मेरा पॉल्यूशन होगा, एनवायरनमेंट मेरा खराब होगा तो उससे मेरी हेल्थ को भी नुकसान होगा, ठीक है। तो भैया देखिए ये साफ साफ है कि हैजार्ड मतलब होता है बेटा खतरा, तो लोगों की हेल्थ को खतरा है। देखिए साफ साफ ये कई बार बताया जा चुका है कि कैंसर, हार्ट अटैक, लंग कॉम्प्लिकेशंस, ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी वजह से भी होता है। दिल्ली जैसे एरिया में बहुत, दिल्ली इज द नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड में, देश पूरे दुनिया में दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ हो जाती है। पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स कैन नॉट ओनली चेक द सीरियसनेस ऑफ सच डिजीज बट ऑल्सो कैन बी सपोर्टिव ऑफ हेल्दी लाइफ ऑन अर्थ, कि ना सिर्फ आप डिजीजेस को कम कर पाओगे जबकि धरती पे ज़्यादा हेल्दी लाइफ को भी सपोर्ट कर पाओगे। रिड्यूस रिस्क ऑफ लायबिलिटी, काहे की लायबिलिटी सर बताते हैं। It is possible that an enterprise is held liable to pay compensation to people affected by the toxicity of gaseous, liquid and solid waste it has released into the environment। देखिए अगर किसी इंटरप्राइज के कृत्यों से, कामों से अगर लोगों को इफेक्ट होगा, ठीक है, तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइबिलिटी को फिक्स किया जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये पॉसिबल है कि किसी इंटरप्राइज को लायबल बना दिया जाए कॉम्पनसेशन देने के लिए, यानी कि मुआवजा देने के लिए ऐसे लोगों को जिनको इफेक्ट हुआ है गैस की टॉक्सिसिटी की वजह से, गंदे लिक्विड की वजह से या सॉलिड वेस्ट की वजह से। यानी कि अगर मुझे प्रॉब्लम हुई और ये साबित हुआ कि इस कंपनी की वजह से, इस कंपनी ने जो गंदगी की है उसकी वजह से ही मुझे हुआ है, तो उस कंपनी के ऊपर सीरियस चार्जेस लग सकते हैं, सजा वजह हो सकती है। तो ये ज़रूरी है कि एक बिजनेसमैन एक साउंड पॉलिसी बनाए, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगाए और इस लायबिलिटी के रिस्क को कम कर सके। थर्ड पॉइंट है बच्चों कॉस्ट सेविंग, ठीक है। लेकिन कॉस्ट सेविंग, देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग में क्या भैया, देखिए कि अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम बना लेंगे, पैसा वैसा बचेगा। कैसे बचेगा, आपको मशीन नहीं लगानी पड़ेगी। अगर आप एक इफेक्टिव पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम बनाते हो और उसको लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप ही का पैसा बचेगा। Cost savings are particularly noticeable when important production technology result in greater waste which lead to higher cost of waste disposal and cost of cleaning the plant। क्या लिखा हुआ है, अगर आप एक अच्छी पॉलिसी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा बचता है। क्यों, फिर आपको जो है मतलब लाइबिलिटी से मुक्त हो जाओगे, कोई सजा वजह नहीं होगी। प्लस ये भी लिखा हुआ है कि आप जो इम्प्रॉपर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वेस्ट बढ़ रहा है समाज में, उसको कम करिए। वेस्ट डिस्पोजल की जो बहुत ज़्यादा कॉस्ट है उससे आप बच पाओगे। अपने प्लांट और मशीनरी को क्लीन करवाने की जो कॉस्ट है उससे आप बच पाओगे। तो ज़रूरी है कि पहले से ही जागरूक रहा जाए जिससे आपका पैसा भी बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ जी आगे देखते हैं। इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज। देखिए बेटा, अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल करने में साथ दोगे तो पब्लिक के अंदर आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। एज सोसाइटी बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, अ फर्म्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस फॉर कंट्रोलिंग वेस्ट विल इंक्रीजिंगली इन्फ्लुएंस पीपल एटीट्यूड टुवर्ड्स इज वर्किंग। क्या लिखा हुआ है, आज की डेट पे आम जनता भी पॉल्यूशन को लेकर काफ़ी जागरूक हो चुकी है। अगर आप जनता के साथ मिलके पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे तो जनता के बीच में भी आपका एक पहुंचेगा, ठीक है। क्या पहुंचेगा, एक मैसेज जाएगा कि हाँ भाई ये कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है और ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, जिससे आपका भी फायदा है। इससे कंपनी एंजॉय कर पाएगी एक गुड रेप्यूटेशन और सोशली रिस्पॉन्सिबल एंटरप्राइज की तरह आगे उभर पाएगी। अदर सोशल बेनिफिट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल रिजल्ट्स इन मैनी अदर बेनिफिट्स। जो पॉल्यूशन कंट्रोल है उसके और भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। क्यों पॉल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं तो इसके और भी फायदे हैं, जैसे कि साफ दिखाई देगा, क्लियर विजिबिलिटी रहेगी, खांसी जुकाम नहीं होगा,
बिल्डिंग साफ सुथरी रहेंगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो पाएगी, नेचुरल प्रोडक्ट्स पानी, गेहूं, चावल और प्योर फॉर्म में मिल पाएंगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल यह आता है कि सर बिजनेस का क्या रोल है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, यानी कि एक बिजनेसमैन एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकता है। सर एक बिजनेसमैन एक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर क्या कर सकता है, इसके बारे में भी सवाल है। चलिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए सीधे पॉइंट्स पे आएंगे यार। यहां पे लिखा हुआ है कि ये देखिए सबसे पहला पॉइंट ये है, यहां से पढ़िए आप 1 2 3 4 और ये 5 भी। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले a definite commitment by top management of the enterprise to create, maintain and develop work culture for environmental protection and pollution prevention। सबसे पहले आप ये करिए कि कमिटमेंट करिए, पहले वादा करिए खुद से और सोसाइटी से कि आप हर वो काम करेंगे, क्रिएट करेंगे, मेंटेन करेंगे, डेवलप करेंगे एक ऐसा वर्क कल्चर जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पॉल्यूशन प्रिवेंशन पे ध्यान देगा। यानी कि आपका वर्क कल्चर ही ऐसा होगा, आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाएगा पॉल्यूशन को कम करना और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। पॉइंट नंबर 2, इंश्योर करिए कि जो आपने कमिटमेंट दी है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, वो ऑर्गेनाइजेशन के हर एम्प्लॉय तक पहुंचे, हर डिवीजन तक पहुंचे, यानी कि हर इंसान आपकी उस प्रतिज्ञा में आपका साथ निभाए। क्लियर कट पॉलिसीज बनाइए, प्रोग्राम बनाइए, ठीक है, गुड क्वालिटी के रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सुपीरियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए, साइंटिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल करने के लिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, एम्प्लॉयज़ की स्किल को बढ़ाइए। ठीक है, समझ गए। यानी कि सबसे पहला कमिटमेंट करिए, वो कमिटमेंट सारे डिवीजन, सारे एम्प्लॉयज़ को बताइए कि आपका ये कमिटमेंट है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दीजिए कि वो आपके इस कमिटमेंट में, आपके इस प्रतिज्ञा में आपका साथ दे सके। गवर्नमेंट के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल को लेके, उनको कंप्लाई करिए। अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे प्रोग्राम चला रही है जो हजार्डियस सब्सटेंसेस, ठीक है, नदी को क्लीन करने के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए, डिफॉरेस्टेशन को चेक करने के लिए, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे प्रोग्राम चला रही है तो उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दीजिए। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसे प्रोग्राम चला रही है, कैसे प्रोग्राम सर, तो सबसे पहले आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है। कैसे प्रोग्राम में, वो बता देता हूं। जब गवर्नमेंट कोई हजार्डियस सब्सटेंस को ट्रीट करना सिखा रही है, पॉल्यूटेड रिवर्स को क्लीन करना सिखा रही है, ट्री प्लांटेशन करना सिखा रही है, पेड़ लगाने सिखा रही है, पेड़ काटने से बचा रही, तो आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। 6 पॉइंट है, अपनी ऑफिस के अंदर पॉल्यूशन को लेके, पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम जो भी आपने अपनाए हैं उनको लेके, जो कुछ भी आपके ऑफिस के अंदर हो रहा है उसको समय समय पर एसेस करते रहिए, चेक करते रहिए। ठीक है, और एजुकेशनल वर्कशॉप अरेंज करिए, ट्रेनिंग अरेंज करिए, टेक्निकल इंफॉर्मेशन दीजिए अपने सप्लायर्स को, डीलर्स को, ठीक है, कस्टमर्स को, कि वो आपके इस पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम में आपका साथ दे सके। तो बच्चा पार्टी ऐसा है, ये हो गए आपके 3 टॉपिक। टॉपिक नंबर 1 बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, टॉपिक नंबर 2 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, और टॉपिक नंबर 3 बिजनेस एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि अब हम लोग को पढ़ना है अपना टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है बिजनेस एथिक्स, क्योंकि चैप्टर का नाम पूरा क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। तो शुरू करेंगे फिर तो बिजनेस एथिक्स को 30 सेकंड के ब्रेक के बाद। इसके पहले मैं आपको, ब्रेक लेने से पहले भी मैं आपको एक चीज पढ़ाना चाहूंगा, जो आप कहते हो सर डब्बे में क्या लिखा है जरा वो भी बता दो, तो वो भी सोच रहा हूं आपको बता ही दूं। ये देखिए, पहले ये पढ़ा लेंगे, उसके बाद ही 30 सेकंड का ब्रेक लेंगे थोड़ा पानी पीने के लिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडिया, स्टेप्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के स्टेप्स हैं। गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 निकाला। गवर्नमेंट ने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल, ये एक्ट है, कानून है जो कि निकाले गए थे 1974 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 अमेंड हुए 1974-1988 में। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 अमेंड हुए 1974 और 1988 में। अमेंड का मतलब होता है संशोधन, इम्प्रोवाइज, ठीक है। द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1996, द फॉरेन कंजर्वेशन एक्ट 1980
अमेंडेड इन 1988, हजार्डियस वेस्ट एक्ट 1999। ठीक है, ये तो हो गए कुछ कानून। ये क्या पढ़ा रहे थे आपको? कानून बता रहे थे, लॉज बता रहे थे। अब बताते हैं कुछ रेगुलेशंस के बारे में। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू करती रहती है, पॉलिसी गाइडलाइन इशू करती रहती है। इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1980 में, और रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाई गई हैं जो इसको रेगुलेट करेंगी, देश में प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स को देखेंगी। वो बॉडीज है नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल वेस्ट लैंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंटल एक्शन प्लान EAP भी स्टैब्लिश किया है, गवर्नमेंट का अपना एक्शन प्लान है। गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम बनाए हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन देने के लिए, सेमिनार्स कंडक्ट कराती है गवर्नमेंट। और चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव बीन क्लोज इन सिटीज, की जो इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो सिटीज में बंद हो गई हैं। दिल्ली के हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दिल्ली से बाहर ले जाइए, नहीं तो हम उनको बंद कर देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? डब्बे वाला भी हमने पढ़ लिया। बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से बिजनेस एथिक्स को अब हम लोग समझेंगे। इस टॉपिक को अब हम लोग कवर करने जा रहे हैं। मतलब इतना समझ लीजिए कि अभी तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रहा था, अब हम लोग बिजनेस एथिक्स भी पढ़ लेंगे। तुम्हारा जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप लोग एक बार रीड कर लो बिजनेस एथिक्स के बारे में। चलिए बच्चों, अब होगा आगाज बिजनेस एथिक्स का, है ना। तो डिटेल में बिजनेस एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे।
चलिए समझते हैं फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एक्सिस्ट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल। देखिए सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिजनेस का काम है, क्या काम है कि समाज में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करे। लेकिन इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या है? प्रॉफिट कमाओ, बात खत्म करो, ठीक है, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। इंडिविजुअल्स के ऑब्जेक्टिव्स और फर्म के ऑब्जेक्टिव आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करने चाहिए वैसे तो, ठीक है। लेकिन जो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं उनको ह्यूमन बीइंग्स हमारे और आपके जैसे लोग ही तो चला रहे हैं ना, ठीक है। तो हमेशा ह्यूमन बीइंग्स के डिसीजंस, हमेशा ह्यूमन बीइंग के एक्शंस हमेशा से सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक बिजनेस इंटरप्राइज अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में अच्छी हो, जैसे रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, लेकिन पुअर हो सोशल परफॉर्मेंस में, जैसे कि अच्छी क्वालिटी का सामान बनाना, बेचना, रीजनेबल प्राइस में बेचना। तो अब ये सवाल उठता है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी, कि क्या सही है। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात पहले भी हुई थी और अभी भी हुई है कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है बेटा। और सही और गलत को ही हम लोग क्या कहते हैं? बिजनेस एथिक्स कहते हैं। देखिए बिजनेस एथिक्स के मतलब को समझते हैं। ये जो वर्ड एथिक्स है ना, ये निकलता है अपने ओरिजिन से वर्ड, ग्रीक वर्ड एथिक्स मींस कैरेक्टर, नॉर्म्स, आइडियल्स, मॉरल्स प्रिवेलिंग इन अ ग्रुप और सोसाइटी। बेटा एथिक्स का मतलब है, हमारे आसान भाषा में कहा जाए तो हमारे उसूल, हमारे आदर्श, हमारे संस्कार जो हम सोसाइटी से लेते हैं। एथिक्स से हमें यह समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और इन्हीं एथिक्स के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे हम किसी इंसान को जज कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड फ्रॉम अ कंडक्ट और बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एज अप्रूव्ड बाय सोसाइटी। सोसाइटी ही अप्रूव करती है। जैसे चोरी करना गलत है, बचपन में ही माँ बाप ने सिखा दिया था। अब चोरी जो है वो 10 लोगों के सामने हो, चाहे एक कमरे में हो, कोई ना भी देख रहा होगा तो भी मैं चोरी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो गलत है। सोसाइटी के नॉर्म्स में हमको पहले ही सिखा दिया गया है, दैट इज गलत, वो जो गलत सही का होता है, ठीक है। एथिक्स कैन ऑल्सो रिफर टू कोड्स और अदर सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग मीन्स सो दैट दे सर्व ह्यूमन एंड्स। एथिक्स ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो एक सिस्टम की तरह हो गई हैं लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। एथिकल बिहेवियर को कानून से ना जोड़िए। एथिकल बिहेवियर इज जस्ट एंड फेयर, कहां गया? कंडक्ट विच गोज बियॉन्ड ऑब्जर्विंग लॉज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। हाँ, मैंने क्या बोला कि जरूरी नहीं है कि कोई नहीं देख रहा होगा तो मैं चोरी कर ही लूंगा। भैया मैं कोई नहीं देख रहा होगा तो भी चोरी नहीं करूंगा। तो गवर्नमेंट और लॉ के रेगुलेशन के बाहर है एथिक्स। एथिक्स का मतलब है कि गवर्नमेंट के लॉ रेगुलेशन का फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने आप को अच्छा बनाऊंगा, मैं अपने मॉरल प्रिंसिपल्स को एडहेयर करूंगा, मैं अपनी मॉरलिटी की रिस्पेक्ट करूंगा, जो मेरे मन को सही लगता है मैं वो करूंगा। फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे सजा देगा कि नहीं देगा, देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक, मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। मैं सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से चलूंगा। आगे देखते हैं, ठीक है। और दिखाता हूं। बिजनेस एथिक्स रिफर्स टू द सोशली डिटरमिन्ड मॉरल प्रिंसिपल्स। और बिजनेस एथिक्स वो होते हैं वो मॉरल प्रिंसिपल जो मेरे खुद के बनाए हुए ना हो, जो सोसाइटी के बनाए हुए हैं। सोसाइटी सोशली डिटरमाइंड मॉरल प्रिंसिपल्स हो, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं एक बिजनेस के लिए, बिजनेस एथिक्स के लिए, जैसे कि चार्जिंग फेयर प्राइजेस, सही रेट चार्ज करिए। फेयर वेट्स, वो जो तराजू के नीचे चिम्मक इम्मक लगाने का काम करते हैं वो ना करिए। मेजरमेंट सही करिए। अपने वर्कर्स को सही ट्रीटमेंट दीजिए, ठीक है। अपने वर्कर्स को सही ट्रीटमेंट दीजिए। प्रॉफिट कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकी ये सारी चीजें बार बार रिपीट की जा रही हैं। हाँ, अब एथिकल बिजनेस से होगा क्या? अगर मेरा बिजनेस एथिकल होगा तो पब्लिक इमेज मेरी अच्छी बनेगी, लोगों के मन के अंदर मेरे लिए कॉन्फिडेंस आएगा और मुझे ज्यादा सक्सेस देखने के लिए मिलेगी। तो एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स देख लेते हैं कि बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं बिजनेस एथिक्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। टॉप मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स को गाइड करने के लिए, समझ रहे हैं।
जैसे घर में पापा और मम्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है वो माँ बाप को करते करते देखता है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कंपनी के सोचना होगा और अपनी एक कमिटी बना के अपना कमिटमेंट देना पड़ेगा और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करना पड़ेगा सही बिहेवियर की तरफ, ठीक है। रिजल्ट अचीव करने के लिए जो कंपनी के मालिक होंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और जो हायर अदर लेवल के मैनेजर्स होंगे, ठीक है, वो हमेशा एथिकल कंडक्ट करें, स्ट्रांगली एथिक्स के ऊपर रहें, धर्म के ऊपर रहें, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, है ना, कोड का पब्लिकेशन, एक कोड ऑफ कंडक्ट जारी करिए। एक एंटरप्राइज जिसके पास इफेक्टिव एथिक्स प्रोग्राम है वो होल ऑर्गेनाइजेशन को के लिए कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट्स के जरिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ ठीक है, जिसको हम लोग कोड कहते हैं, मतलब कह दो कोड ऑफ कंडक्ट। इस कोड ऑफ कंडक्ट में क्या चीजें कवर होती हैं? सबसे पहले ईमानदारी, फंडामेंटल ऑनेस्टी, जैसे मैंने बोला चोरी नहीं करूंगा, ठीक है। कानूनों का पालन करना, सही प्रोडक्ट बनाना, है ना, क्वालिटी का सामान बनाना, वर्क प्लेस पे हेल्थ और सेफ्टी को मेंटेन करना, ठीक है। जो बेचा जाए, जो मार्केट किया जाए वो सही तरीके से बेचा जाए और मार्केट किया जाए। एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म, हाँ अगर किसी एम्प्लॉय को कोई दिक्कत हो जाती है तो बिजनेस में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि वो बंदा अपनी शिकायतों को दूर करे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस मैकेनिज्म। तो ऐसा मैकेनिज्म होना जरूर चाहिए एक कंपनी के अंदर कि हर व्यक्ति अपनी शिकायतों को दर्ज करा सके। इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट एक्चुअल डिसीजन एंड एक्शंस कंप्लाई with the firm's ethical standards, suitable mechanism should be established। उसके लिए suitable mechanism बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपको वैल्यूज और एथिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सेट करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, जैसे कि रिक्रूट करिए लोगों को, हायरिंग करिए तो कॉरपोरेट एथिक्स को देखिए कि जो बंदा आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके अंदर संस्कार है, मॉरलिटी है, एथिक्स है कि नहीं है, ठीक है। देखिए कि आप कॉरपोरेट एथिक्स की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऑडिटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और चौथा पॉइंट है इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज एट ऑल लेवल, अपने एम्प्लॉयज को हर लेवल पे इन्वॉल्व करिए, ठीक है, क्योंकि आपने पॉलिसी बना दी लेकिन फॉलो करेगा एक एम्प्लॉय, तो इट इज द एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल जो इन एथिकल पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते हैं, जो एथिकल बिजनेस को रियलिटी में उतारते हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट इन प्रोग्राम में बहुत जरूरी है। देयरफॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इज इन एथिक्स in ethical programs become a must. For example, a small group of employees can perform to discuss the important ethics policies of firms and examine attitude of employee toward these policies। क्या कहा जा रहा है कि आप एग्जाम्पल के तौर पे आप कुछ एम्प्लॉयज़ को पकड़ सकते हो, उनको कह सकते हो कि आप एथिकल पॉलिसीज़ को डिस्कस करो और देखो कि बाकी के एम्प्लॉयज़ एथिकल पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे काम करिए। और साथ में एथिक्स से जो रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि बेटा एक बात समझिएगा, मैं जिम रेगुलरली तब जा पाऊंगा जब मेरी बॉडी में असर बनेगा। अगर मैं बार बार क्या होऊंगा ना, मैं जिम जा रहा हूं, ना वेट गेन हो रहा है ना वेट लॉस हो रहा है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो डिसिप्लिन एक हद तक रहेगा, उसमें फिर मैं नहीं जाऊंगा। उसके लिए मुझे जिम के साथ साथ डाइट को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट के पीछे की वजह देखिए, है ना। रिजल्ट्स को मेजर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर आपके रिजल्ट जब इंप्रूव होंगे तभी आप आगे की काम करोगे। ऑल्दो it is difficult to accurately measure the end result of ethics program, the firms can certainly audit to monitor compliance with ethical standard। क्या कहा जा रहा है कि ठीक है, एथिकल प्रोग्राम्स को देखना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी फर्म एथिकल ऑडिट करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसमें बेटा विमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। द टॉप मैनेजमेंट टीम एंड अदर एम्प्लॉयज शुड देन डिस्कस द रिजल्ट फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट डिस्कस कर सकता है। तो बच्चों भैया हमारी आज की इस क्लास में ऐसा है कि आज हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स के बारे में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और एथिक्स की ग्राउंड रियलिटी भी यहाँ पे है। ग्राउंड रूल्स वो क्या है? भरोसेमंद रहिए, दूसरों की इज्जत करिए, खुद की जिम्मेदारी को समझिए, अपनी डीलिंग्स में ईमानदार रहिए, दूसरों की वेलबींग की चिंता करते रहिए और एक अच्छे सिटीजन बन के दिखाइए, है ना, ठीक है।
तो देखिए क्या क्या पढ़ा, अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये आपका होमवर्क है यार, अब इतना आपका काम है क्योंकि पेपर से पहले थोड़ा रिवीजन आपको भी करना पड़ेगा, तो ये होमवर्क देके जाऊंगा आपको, ठीक है। हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, ये रिवीजन है सारी चीज़ों का। हमने नीड पढ़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हमने आर्ग्यूमेंट्स फॉर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़े, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलिटी पढ़ी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप के लिए क्यों ज़रूरी है ये पढ़ा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ा, पॉल्यूशन के कॉज पढ़े, पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है ये पढ़ा, रोल ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में ये पढ़ा, बिजनेस एथिक्स पढ़ा और एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। और बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे बाकी के जो वन शॉट्स हैं उनको भी देख लिया होगा और आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। क्लास 11th में अपना मिड टर्म हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड हो, तैयारी बेहतरीन बनाइए, ठीक है। 11th से कॉमर्स का बेस तैयार होता है, क्लास 11 में अच्छा करेंगे तो क्लास 12th में भी डेफिनेटली अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। और हाँ, इस सेशन को शेयर जरूर कर देना। हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।